विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा अनेक सामाजिक और औद्योगिक संगठनों से जुड़ा हुआ आप सभी को इस मानसून में नमस्कार करता हूं। प्री मानसून पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे स्तर पर आया। बहुत जगह मानसून की बौछारें बहुत अच्छी रही और विदर्भ में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और किसान को भी इस वर्ष काफ़ी अच्छी खेती मिलने के अनुमान है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जी ने ये भी कहा कि अमरावती एयरपोर्ट के साथ साथ अकोला का भी एयरपोर्ट शुरू किया जाएगा, जिससे विदर्भ में उद्योग और कृषि को एक गति मिलेगी। देवेंद्र जी अब समझने लगे हैं कि व्यापार उद्योग के लिए गतिमान होना जरूरी है। जैसे रोड से द्वारा उन्होंने स्मृति हाईवे का निर्माण किया, साथ ही साथ अभी एयर को देखते हुए नागपुर एयरपोर्ट का कायाकल्प होने जा रहा है। अमरावती एयरपोर्ट शुरू किया गया, उसी तरह अकोला एयरपोर्ट अब शुरू किया जा रहा है। गढ़चिरौली एयरपोर्ट की घोषणा हो चुकी है। चंद्रपुर में मोरवा एयरपोर्ट कई वर्षों से स्टिप बनी हुई है और इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के नेता लोग चंद्रपुर का मोरवा जो एयरपोर्ट है उसे शुरू करें, क्योंकि आज जो चंद्रपुर में उद्योग आ रहे हैं उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वहाँ के उद्योगों के जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ के ऑफिसर्स है, उनके लिए गति की बहुत ज़रूरत है, स्पीड की बहुत ज़रूरत है। और जितने तरह स्पीडी कम्युनिकेशन, स्पीडी आना जाना रहेगा तो उस तरह से उस जगह का विकास भी बहुत जल्दी होगा। अभी नागपुर से चंद्रपुर का स्मृति हाईवे भी जुड़ने की तैयारी में हो रहा है। घोषणा हो चुकी है, जमीन का आकलन हो चुका है और गढ़चिरौली तक के स्मृति हाईवे जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि हम मुंबई और बाकी के कई राज्य के साथ, कई प्रदेशों के साथ जुड़ जाएंगे और इससे हमारे साधन बहुत आसान हो जाएंगे। आज बैंकों ने भी अपने रेपो रेट में कमी की है। 4 बैंकों ने रेपो रेट कम करने की घोषणा कर दी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 50 के करीब रेपो रेट में कमी की गई है, जो आधा प्रतिशत होती है। तो उम्मीद है कि लघु मध्यम श्रेणी के उद्योग इससे लाभान्वित होंगे और साथ में जरूरी ये भी हो जाता है कि लघु मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सरकार किसी तरह से भी उनको आगे लाने के लिए लोन आसानी से देवे, स्टॉक मार्केट के दरवाजे उनके लिए खोले, उनको सही समय पर ऋण मिल सके और वह उद्योग अगर खड़े जल्दी हो जाते हैं तो रोजगार बढ़ता है, वहाँ का विकास होता है और सरकार को रेवेन्यू भी मिलनी वहाँ से शुरू हो जाती है। यह महीना बरसात का महीना है और विदर्भ में कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले एम्प्रेस मिल टाटा ने विदर्भ में शुरू की। बिरला जी ने भी हिंगनघाट के पास ही वहाँ पर मोता मिल शुरू हुई, धागा मिल शुरू हुई। इस तरह से टेक्सटाइल का पूरा जाल बन गया। नागपुर में कॉटन मार्केट बना, लेकिन आज वहाँ कॉटन मार्केट में कॉटन नहीं है। एम्प्रेस मिल बंद हो गई, वहाँ पर अभी रियल एस्टेट का व्यवसाय शुरू हो गया है। मॉडर्न मिल बंद हो गई। हमारे पास इतना पोटेंशियल था। विदर्भ के 11 जिलों में अधिकांश कॉटन होता है, लेकिन
जिस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं ने वहाँ के शुगर के लिए, वहाँ की अन्य फसलों के लिए जिस स्तर पर काम किया वह निसंदेह प्रशंसनीय है। गन्ने से शुगर बने और उससे अल्कोहल बना। अल्कोहल पे सरकार ने जरूर 14,000 रुपये का टैक्स वसूली किया है। अल्कोहल बनेगा वहाँ टैक्स वसूली होगी विदर्भ से। यानी हमने देखा है कि विदर्भ के साथ ही हमेशा अन्याय किया गया है। जब इतनी टेक्सटाइल मिलें थी, अच्छे ग्रेड का कॉटन यहाँ पर क्यों नहीं आया? यवतमाल कॉटन सिटी के नाम जाता था, अकोला कॉटन का शहर माना जाता था, और उसी तरह से नागपुर के पास कॉटन भी काफ़ी अच्छा हुआ करता। हर जो प्रदेश है वह कॉटन में बहुत अच्छी क्वालिटी का दे रहा था, लेकिन हमने देखा कि विदर्भ की जो कॉटन की यील्ड है प्रति एकड़ बहुत कम है, और वह कम होने से यहाँ के किसान पनप नहीं पाए, कर्जे में रहे। और दूसरे यहाँ पर जो जिनिंग मिल थी, टेक्सटाइल मिल थी, ब्लीचिंग मिल थी, यहाँ पर नहीं आई, तो बाकी दूसरी जगह पश्चिम महाराष्ट्र में चली गई। तो जो फ़ायदा मिलना चाहिए था टेक्सटाइल में पश्चिम महाराष्ट्र को मिला, और विदर्भ सिर्फ कॉटन उगाकर विपरीत परिस्थितियों में रहा। एक तो किसान को फायदा नहीं हुआ, दूसरा टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। ये सब सोचती प्रश्न है शासन को कि आज कपड़े की सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट में भी कपड़े का स्थान सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे समय में सरकार ने ऐसी नीति बनानी चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले, साथ में कॉटन में जो मुनाफा है वो जिनिंग में न होकर बाकी जो अन्य प्रोसेस में है वो यहाँ के लोग किसानों को मिले। मैंने कॉटन के बारे में आपके सामने रखा। विदर्भ में प्रति हेक्टर 300 किलोग्राम मिलती है। भारत में यही दर 500 के आसपास है और दुनिया में 700 है। 700 केजी कहाँ और 300 केजी कहाँ। अभी जाके सरकार ने प्रति हेक्टर हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम से किया तो 16,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है, और वहाँ पर कॉटन की यील्ड 3 गुना हो गई है। वर्धा के कई लोगों को पुरस्कृत किया गया है। हमारे पास कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है, लेकिन किस तरह से कॉटन की पैदावार बढ़ सके और किस तरह से यहाँ का किसान खुशहाल हो सके, उसके बारे में जो रिसर्च होना था वो हुआ नहीं। और सबसे कम यील्ड यहाँ पर आने से यहाँ का किसान भुखमरी में रहा, और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम किस तरह से कॉटन को बढ़ाएं। विदर्भ में 35 लाख बेल प्रति वर्ष तैयार की जाती है। 30% जो कॉटन महाराष्ट्र में होती है, 30% जो कॉटन महाराष्ट्र में यूज होती है पैदावार की, और बाकी 70% महाराष्ट्र से बाहर जाती है। आप सोच लीजिए कि जो कॉटन हमारी बाहर जा रही है, बाहर के राज्य या एक्सपोर्ट में, या जो देश इस पे जीवित है वो किस तरह से सस्ते कॉटन से पैसा कमा रहे हैं। विदर्भ की स्थिति को सुधारने के लिए अभी हमारे टेक्सटाइल कमिश्नर ने कहा कि हम मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं, हर प्रभाग में 3 देंगे, और कई तरह की सब्सिडी है। अगर सोलार पे जाते हैं तो 20% की सब्सिडी मिलती है। 25 करोड़ से लेकर 400 करोड़ तक सब्सिडी का प्रावधान है। हम अमरावती में पीएम टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, तो विदर्भ के हर जिले में जरूरी हो जाता है कि मिनी टेक्सटाइल पार्क बने, यहाँ पर सुविधाएं दी जाए। एक तरफ तो सरकार घोषणा करती है, दूसरी तरफ सरकार के पास फंड नहीं है। ये फंड कब तक सरकार मुहैया कराएगी, कब तक जमीनें खरीदेगी,
इस पर भी सरकार ने समय सीमा देनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए सरकार ने जो स्कीम दी है बहुतेरे ठीक है, लेकिन उससे भी अधिक उम्मीद की जाती है जो गुजरात में दी जा रही है। आज सबसे बड़ी मार वहाँ पर है कि पावर के रेट बहुत ज़्यादा है। पावर के रेट भी कम करना जरूरी है। सोलार पे तो अभी तक क्या है कि पैकेज को इंसेंटिव जितनी सम्मिलित करेंगे तो सोलार में काफ़ी लोग उपकरण लगाने शुरू हो जाएंगे। अन्यथा महाराष्ट्र विद्युत महामंडल की बिजली इतनी महंगी है, उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे उद्योग इसलिए नहीं बन पा रहे कि एमईसी डीजल से बिजली जो रेट पे ले रहे हैं उसकी दर के सामने उनकी कॉस्टिंग नहीं बैठ रही। तो आज की परिस्थिति में पैकेजिंग इंसेंटिव भी अभी तक पेंडिंग है। ये योजना कब तक आएगी, सबकी नजरें लगी हुई है। अब जरूरी हो जाता है एआई का एज है, सुपर जेट का एज है, 4 दिन में हम युद्ध करके विराम कर लेते हैं आपस दोनों देश मिलकर। तो ऐसे समय में जरूरी है कि निर्णय को बहुत देर तक लेना नहीं चाहिए, तत्काल निर्णय होना चाहिए कि जो सरकार ने अपना काम करना है वो करना चाहिए। आईटीआई के बारे में भी निजीकरण करने का सरकार का जो प्रस्ताव है कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक भी नहीं है, क्योंकि निजी क्षेत्र के हाथ में जाने से बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जो आज ज़रूरत है वो बंद हो जाएंगे। निजी क्षेत्र वाले जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो उनको लगने वाले कर्मचारी है, अकुशल कर्मचारी को जो ट्रेन करेंगे वो वहाँ पर वही करेंगे, क्योंकि उनको बिल्डिंग मिल जाती है, लैंड मिल जाती है, सरकार का जो स्टाफ है वो मिल जाता है, तो उनका तो बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन जिस तरह से सरकार बाकी इंस्टीट्यूट को चला रही है उस तरह से भी आईटीआई चलाना चाहिए। जो आईटीआई में अव्यवस्था है वो व्यवस्था तभी बंद हो सकती है जब वहाँ पर बराबर फोकस किया जाए। देखने में आया कि एक प्रिंसिपल 4-4 पार्टों में आईटीआई को चला रहा है, तो कहाँ से आईटीआई चलेगी, कहाँ से वहाँ पे लोगों को बराबर कंट्रोल हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने तत्परता से काम करना चाहिए। वहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत है कि संसाधनों को मजबूत किया जाए, उसके साथ साथ वहाँ के पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी पर्याप्त मात्रा की जाए और उसका बेसिक एजुकेशन क्या है वह भी पुख्ता से वहाँ पर रखा जाए। अब हम ये सब बातें आपसे इस सप्ताह कह रहे हैं, तो हमें बहुत सारी बातें आपके सामने रखनी है कि हम विदर्भ के विकास के लिए क्या कटिबद्ध और कहाँ तक इसको विदर्भ को ले जा सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर से हम पुनः अगले सप्ताह मिलेंगे और बहुत सारी चर्चाएं विषय उस पर आपसे बात करेंगे। नमस्कार।